हेलो, देखो ये हमारी इकोनॉमिक सीरीज का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी कि भाई इकोनॉमिक मॉडल कौन कौन सा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो भी वो वाला जाकर भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनसीईआरटी का जो कोर्स है, जिसमें 11th क्लास की बुक और 12th क्लास की बुक, उन सबको लेकर के शुरू करने वाले हैं और हम भारत की इकोनॉमी या फिर भारत के अर्थशास्त्र को एकदम डीपली समझने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भाई भारत की इकोनॉमी अंग्रेजों के टाइम पर कैसी हुआ करती थी। आज भारत की जीडीपी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। रिसेंट टाइम के अंदर ही हमने 5वीं बड़ी इकोनॉमी का खिताब भी जीत लिया है। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो हो चुकी है और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि भाई 2030 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तक का सफर कैसा रहा है हमारे साथ में, साथ ही में हमारा भारत जब आजाद हुआ था तब हमारी स्थिति कैसी थी, ये हमको जानना जरूरी है अगर हमको इकोनॉमी समझनी है तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी की बात करते हैं। हो सके तो ये वाला वीडियो 2 पार्ट के अंदर भी आएगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर। लगभग सन 1750 के आसपास भारत में अंग्रेजों का शासन जो है वो पूर्ण तरह से स्थापित हो चुका था। उस टाइम से लेकर के 1947 तक करीबन 200 साल तक अंग्रेजों का शासन माना जाता है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया हुआ करती थी। भारत जो है वो विश्व के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध भी था, जैसे कि यहाँ पर कृषि का उत्पादन अच्छा खासा होता था। साथ ही में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्थापित हो रहे थे धीरे धीरे, जिससे यहाँ के मलबल के कपड़े जो है वो विश्व में प्रसिद्ध हो रहे थे। हस्तशिल्प कारीगरी भी भारत की काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। धातु से बनी हुई चीजें जो है वो भारत विश्व को एक्सपोर्ट करता था और विश्व में भारत का नाम भी था। इसी के अलावा मणि रत्न जैसे आभूषण वगैरह भी भारत के काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो भाई सबसे पहला उनका टारगेट जो है वो व्यापार का मकसद ही था, इसीलिए वो सबसे पहले बंगाल की तरफ आए, जो कि भारत का उस टाइम पर व्यापारिक हब बना हुआ था। एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जब भारत में आया था तब उसने अपनी बुक के अंदर बताया था कि भाई भारत में बंगाल की जो स्थिति है वो मिस्र देश, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, उससे भी काफी ज्यादा बेटर है। यहाँ पर कपड़ा अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मांस मच्छी वगैरह अच्छे से उपलब्ध है, अनाज यहाँ पर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। ये लोग खुद के खाने के लिए तो भाई चीजें बनाते ही है, उसी के साथ में ये लोग जो है वो एक्सपोर्ट करने की भी ताकत रखते हैं। तो ये तो भाई थोड़ा कुछ बैकग्राउंड हो गया भारत का कि भाई अंग्रेजों से पहले हमारी क्या स्थिति हुआ करती थी। फिर जब अंग्रेज भारत के अंदर आए, धीरे धीरे उन्होंने भारत को कवर करना शुरू करा, तब उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों के अंदर कुछ परिवर्तन करने शुरू कर दिए। जहां एक तरफ भारत पहले बहुत ज्यादा चीजें बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करा करता था, अंग्रेजों के आने के बाद में वो सब चीजें लगभग खत्म हो गई। हमारा जो व्यापार है वो अंग्रेजों के साथ में ही होने लग गया और अंग्रेज जो है वो लगभग सारी चीजें इंग्लैंड की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। देखो इकोनॉमी को अगर मापना है तो भी आपको अलग अलग पॉइंट पर इकोनॉमी को देखना होगा, जिसमें कृषि क्षेत्र आ जाता है, व्यापारिक क्षेत्र आ जाता है, विदेशी व्यापार आ जाता है, सेवा क्षेत्र आ जाता है और उद्योग क्षेत्र जो है वो भी आ जाता है। तो भाई उन सबको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई अंग्रेजों के टाइम पर स्थिति कैसी थी इसके अंदर। शुरुआत करते हैं कृषि से। देखो भारत में लगभग 85% पॉपुलेशन उस टाइम पर कृषि के ऊपर डिपेंड थी। उस टाइम पर राजा भी हुआ करते थे, तो भाई एक राजा हो गया या फिर एक आम नागरिक हो गया, उसकी मेजर इनकम सोर्स जो है वो कृषि से ही आती थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर लोगों पर कृषि करने के ऐसे दबाव नहीं थे। वो चाहे तो भाई खाद्यान्न की फसलें उगा सकते थे या फिर अगर वो चाहे तो व्यापारिक फसलें भी उगा सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियों में बदलाव करने के साथ में कृषि के ऊपर थोड़ी बहुत बाधाएं भी डाल दी। जहां पर एक तरफ किसान अपने अनाज वगैरह उगा करके लोगों को बेच करके धन कमा सकते थे, वहीं पर अंग्रेजों ने किसानों पर प्रेशर डाला कि भाई वो व्यापारिक फसलें करें, जिससे उनके पास कच्चा माल आए और वो कच्चा माल इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में भेजा जा सके। इस वाली नीति से भारत की कृषि के अंदर ऐसी अनसर्टेनिटी सी आ गई, जहां पर खाद्यान्न की हमको ज्यादा जरूरत थी तो भाई उसका उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता था। जितना होता था वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसी के साथ में यहाँ पर किसानों को इन व्यापारिक फसलों से ज्यादा फायदे होते भी नहीं थे। क्यों नहीं होते थे? तो भाई अंग्रेजों की भू व्यवस्था भी एकदम खराब थी, किसानों के हित में नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू कर रखा हुआ था, यानी कि मालिक जो था वो जमींदार था, जमींदार जो है वो किसानों को जमीन देता था कृषि करने के लिए। जब फसल हो जाती थी तो भाई उसमें मैक्सिमम पोर्शन या फिर कहे पूरा पोर्शन जो है वो जमींदार रख देता था, किसान के हाथ में लगभग कुछ नहीं जाता था। इसी के साथ में अंग्रेजों की यहाँ पर राजस्व व्यवस्था, यानी कि जो फसल हो गई है तो भाई उसको कलेक्ट कैसे करना है, अंग्रेजों तक कैसे पहुंचाना है और बाद में वो इंग्लैंड कैसे जाएगा, जिसको राजस्व व्यवस्था बोलते हैं, तो भाई वो भी बहुत ज्यादा बेकार थी। यहाँ पर उन्होंने टाइम लिमिट लगा कर रखी थी। जैसे आज हमारे आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के अंदर भाई लिमिट है कि भाई फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले हमको टैक्स जमा कराना होता है। तो ये जॉब करने वाले लोग वगैरह जो है उनकी पेमेंट एक सर्टेन टाइम पर उनके हाथ में आती है, वो अपना बजट वगैरह निकाल करके उस पर टैक्स एक लिमिटेड टाइम पर दे सकते हैं। लेकिन कृषि के अंदर ऐसा नहीं होता।
कृषि के अंदर किसी टाइम पर भाई बारिश ज़्यादा हो गई तो भाई फसल बिगड़ भी सकती है, किसी टाइम बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हो सकती, फसल के बोने का टाइम, फसल के काटने का टाइम, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो भाई इनके ऊपर टाइम लिमिट लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने राजस्व व्यवस्था के अंदर एक लिमिट लगा रखी थी। इस लिमिट से पहले ही टैक्स वसूल करना है और वो टैक्स जमा करवाना है, और ये सब व्यवस्था जमींदारों के हाथ में दी हुई थी। अगर जमींदार टाइम से टैक्स नहीं चुकाते तो भाई उनसे जमींदारी का जो भी हक वगैरह है, उनके जितने भी कानून वगैरह है, वो उनसे छीन ले आते हैं। और जमींदार इसी डर की वजह से किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, और किसान अंततः परेशान होकर फसल पूरी हुए बिना ही जमींदार को फसल सौंप दे देते, जिससे एक तो प्रोडक्शन कम होता था, साथ ही में किसानों को फायदा इतना नहीं हो पाता था। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी की शुरुआत, यानी कि जो ये 1850 से 1947 के बीच वाला टाइम है, इस टाइम के अंदर अंग्रेजों ने कुछ ऐसी व्यवस्था सुधारी भी कृषि वगैरह के लिए, सिंचाई परियोजना भी ऐसे लागू वगैरह करी, लेकिन ये सब चीज़ें भी इतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पर भारत की क्लाइमेट कंडीशन भी इतनी कुछ सपोर्टिव नहीं थी। कभी बारिश नहीं होती तो भाई अचानक से सूखा पड़ जाता, और कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती तो भाई बाढ़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती। तो भाई नई सिंचाई व्यवस्था आने के बाद में भी फसलें वगैरह इतनी कुछ खास सुधरी नहीं। इसी के साथ में यहाँ पर कृषि के अंदर नई टेक्नोलॉजीज जो कि विदेशों के अंदर इस्तेमाल हो रही थी उस टाइम पर, वो भी भारत के अंदर नहीं आई, और फसलें अभी भी ट्रेडिशनल टाइप से ही करी जा रही थी। इसी के साथ में उर्वरक वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो भाई फसलों की पैदावार ज़्यादा नहीं हो रही थी, और किसानों के ऊपर प्रेशर था कि भाई एक जैसी फसल उनको करनी है। तो भाई क्रॉप साइकिल ना होने की वजह से जमीन की फर्टिलिटी जो है वो भी कम होती गई। तो ओवरऑल कहे तो भाई अंग्रेजों के टाइम पर किसानों और हमारी किसान वाली जो भूमि है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान के अंदर आ गए। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र की, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की। अगर कृषि को देखा जाए तो भाई कृषि एक टाइप से भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कभी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो नहीं बन पाया है। अंग्रेजों से पहले भारत के अंदर हस्तशिल्प वाली जो कलाएं थी, यानी कि हाथ से बनी हुई चीजें, धातु से बनी हुई चीजें, हाथ से बने हुए कपड़े वगैरह, ये सब चीजें काफी ज्यादा फेमस थी, चाहे वो भारत की बात कह लो या फिर कह लो विदेशों के अंदर। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में हस्तशिल्प कलाओं पर ऐसे थोड़ा पतन सा होता गया, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो भी मतलब प्रोग्रेस कर रहा था, नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहा था। हस्तशिल्प कलाओं का नई टेक्नोलॉजी की खामी के चक्कर में पूरा जो है वो पतन होता गया। जो नए नए साधन भारत के अंदर उस टाइम पर आ भी रहे थे, तो भाई वो नए साधन औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हस्तशिल्प कलाओं को रिप्लेस भी नहीं कर पाए। साथ ही में ये पतन जो है वो अंग्रेजों के लिए एक सफलता भी साबित हुई। अंग्रेज जो है वो विऔद्योगिकरण की नीति अपनाने लग गए भारत के अंदर, ताकि भारत के अंदर उद्योग विकसित नहीं हो पाए, और उनके पीछे इसका सीधा मकसद ये था कि भाई वो भारत को एक बाजार बनाकर अपने इंग्लैंड में जो वस्तुएं बन रही है उनको यहाँ पर लाकर बेच सके। सिंपल वर्ड में कहे तो भाई अंग्रेजों की एक नीति थी कि भाई वो भारत से कच्चा माल ले जाएंगे और उस कच्चे माल को प्रोसेस कर उससे एंड प्रोडक्ट बनाकर उसी प्रोडक्ट को भारत के अंदर वापस आकर बेचेंगे, जिससे वो अपने देश इंग्लैंड को अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त करवा सके। अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा है, अगर उसका एक एस्टिमेट अगर मैं दूं आपको, तो भाई ये एस्टिमेट निकल कर आता है $44 ट्रिलियन। जितना धन लुटा है मैं उसका कैलकुलेशन आज के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। ये $44 ट्रिलियन जो है वो हमसे लूट कर लेकर गए हैं। अगर आपको अंदाजा नहीं है कि भाई ये पैसा कितना होता है, तो भाई आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है। चाइना दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, उसकी $15 ट्रिलियन की है। जापान और जर्मनी जैसे देश जो है वो $5 ट्रिलियन के आसपास है, और हमारा भारत जो कि 5वें नंबर पर आता है इसकी मात्र $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो भाई आप सोच सकते हो कि भाई भारत को अंग्रेजों ने कितना लूटा है। जहां हमारे प्राचीन उद्योग यानी कि जो हस्तशिल्प कलाओं वाले उद्योग थे वो खत्म हो रहे थे, तो भाई दूसरी तरफ भारत के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि है बेरोजगारी। भारत के अंदर बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया था कि भाई वो विश्व में कहीं पर भी नहीं था। उसी के साथ में यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे, तो भाई उन प्रोडक्ट्स की कमी की वजह से दूसरी चीजें जो कि विदेशों से आ रही थी उनकी मांग बढ़ रही थी, और उसी मांग का फायदा जो है वो अंग्रेज अपने खुद के प्रोडक्ट जो कि इंग्लैंड में बन रहे थे उनको बेचकर उठा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि भाई भारत के अंदर उद्योग की स्थापना नहीं हुई। अंग्रेजों का जो अंतिम समय था, यानी कि 1850 के आसपास से लेकर 1947 के बीच का समय, इस बीच में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास हुआ। यहाँ पर नए नए उद्योग भी लगे, लेकिन वो एकदम बहुत धीमी गति से काम हुआ, और उसमें सबसे प्रमुख थी सूती कपड़े की मिलें। और ये जितनी भी मिलें थी वो भारत के जो इंडिविजुअल लोग हैं, भारत के अंदर भी जो अमीर घराने के लोग थे वही स्थापित कर रहे थे, और वही भारत के लिए सब चीजें बना रहे थे। फिर 1907 के अंदर टिस्को करके एक कंपनी जो कि टाटा का ही पार्ट है,
इसकी स्थापना करी गई। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भारत के अंदर चीनी, सीमेंट और कागज जैसे उद्योग जो है वो भी लगना शुरू हो गए। लेकिन इनकी सबकी रफ्तार जो है या फिर इनकी सबकी ग्रोथ जो है वो एकदम ना के बराबर थी। लग तो रहे थे लेकिन मैक्सिमम इनमें फेल हो जा रहे थे, क्योंकि भाई इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही थी। दूसरे देशों से भी अगर हम कुछ चीजें इंपोर्ट वगैरह करें तो भाई उसके ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्सेस थे। भारत के अंदर बस इंग्लैंड से बनी हुई चीजें जो है वही सही मात्रा में अवेलेबल हो रही थी, ताकि अंग्रेजों को ही उसका फायदा मिल सके। अब स्वदेशी या फिर भारतीय उद्योगों का इतना विकास नहीं होने के कारण इनका जीडीपी के अंदर जो योगदान था वो भी ना के बराबर था। लगभग मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कृषि से ही आता था, क्योंकि उसमें ही मैक्सिमम जनता भी जुड़ी हुई थी और किसान उस पर ही फोकस कर रहे थे ताकि उससे ना रॉ मटेरियल प्राप्त हो सके उनको। और उद्योग वगैरह लगाने के लिए अंग्रेजों का इतना कुछ ज्यादा मूड नहीं था इंडिया के अंदर, इसीलिए भारत का औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ गया विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले में। उसी के साथ में भारत की स्थिति या फिर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लोग जान ना पाए, इसीलिए अंग्रेजों ने एक साजिश और करी थी कि भाई उन्होंने कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को नापा ही नहीं। भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, भारत की जीडीपी क्या है, अंग्रेजों को ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस भारत को लूटना चाहते थे और भारत से धन जो है वो अपने देश ले जाना चाहते थे। इसीलिए अगर आज आप इंग्लैंड को देखो तो भाई वहां पर जो म्यूजियम लगे हुए हैं वहां पर मैक्सिमम चीजें जो शोपीस में रखी हुई है वो हमारे भारत से ही ले जाई गई है। वैसे उनको म्यूजियम ना कहकर चोर बाजार भी कह सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पॉइंट उठा सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने अगर कोई आंकलन करा ही नहीं तो भाई तेरे को कैसे पता कि भाई हमारी स्थिति इतनी खराब थी। तो देखो अंग्रेजों ने कोई भी आंकलन नहीं करा, लेकिन कई महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपने निजी स्तर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको नापने की कोशिश करी, जिसमें दादा भाई नौरोजी प्रमुख व्यक्ति आते हैं। इसके बाद में डॉक्टर VKRV राव, ये भी एक प्रमुख व्यक्ति है। इन्होंने भी सटीक डेटा जो है वो पब्लिश करा था अपनी बुक के अंदर। बाकी दो अंग्रेज अधिकारी विलियम डिग्बी और फिनले शिराज ये भी है, इन्होंने भी अपनी पुस्तकों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करा है। डॉक्टर राव के अनुसार भारत की जो जीडीपी थी उसकी ग्रोथ उस टाइम पर 2% से भी कम थी। जहां आज हमारा भारत 7 से 8% की ग्रोथ पर विश्व में नंबर 1 पर आता है, वहीं उस टाइम पर भारत की जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 2% से भी कम की थी। हम उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ उत्पादन कितना कम था अगर ये देखो तो पर कैपिटा यहाँ पर जो प्रोडक्शन ग्रोथ है, यानी कि हर इंसान के हिसाब से भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो, तो भाई उसकी ग्रोथ आधे % से भी कम थी। ये डॉक्टर राव की रिपोर्ट के अंदर हमने देखा है। तो आई होप कि आपको कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से पता लगा होगा अंग्रेजों के टाइम पर हमारे भारत की इकोनॉमी की व्यवस्था कैसी थी। ये सारा डेटा जो है वो मैंने एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास उससे ली है और उसी से ये जानकारी आपको दी है। अब इकोनॉमी की डिटेल और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट में है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। लंबे लंबे वीडियो से कोई मतलब नहीं है, देखते नहीं है लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं भारत के दूसरे एस्पेक्ट के हिसाब से इकोनॉमी को समझाऊंगा, तो भाई उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया। और अगर पसंद आया ही है तो भाई आप इसको लाइक भी कर सकते हो, नहीं आया तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी आपकी कोई क्यूरियोसिटी है, कोई दिमाग के अंदर डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर हमको प्रेस करना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज जाकर एक बार कमेंट कर देना। तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि भाई इकोनॉमी हमारी कैसी थी अंग्रेजों के टाइम पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।